Hello students, today's topic for discussion is anti-diarrheal drugs. You all know about diarrhea. It is a condition when there is a rapid passage of fecal matter through gastrointestinal tract एंड डायरिया में क्या होता है, जो सेमी सॉलिड और लिक्विड फिशेज है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पैसेज होता है. WHO के अकॉर्डिंग हम डायरिया को कैसे डिफाइन करते हैं? अकॉर्डिंग टू WHO, डायरिया इज़ अ कंडीशन व्हेन देयर इज़ 3 और मोर लूज स्टूल्स और वाटरी स्टूल्स इन 24 आवर पीरियड. 24 आवर के पीरियड में जब 3 से ज़्यादा वाटरी स्टूल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि ये डायरियल कंडीशन है. अब डायरियल कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि बॉडी से जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली पैसेज होगा. एंड दिस कंडीशन इज़ ड्यू टू दी पैसेज ऑफ एक्सेसिव वाटर इन फ्लूइड. फ्लूइड में जो वाटर लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाएगा. दिस मे बी ड्यू टू डिक्रीज्ड इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एब्जॉर्प्शन. अगर इंटेस्टाइन से अगर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन जब हो रहा है, जब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम में मटेरियल एंटर हो रहा है, वहाँ पे अगर इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो, दिस विल लीड टू दी डायरिया. व्हेन देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, जो सिक्रीशंस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, जो सिक्रीशंस है, लॉस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से. दिस विल ऑल्सो लीड टू दी डायरिया. व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ल्यूमिनल ऑस्मोटिक लोड and inflammation of the mucosa and exudation into lumen. ये रीजंस है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है. अगर आपका जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाए तो वो क्या करेगा, जो फ्लूइड है ल्यूमेन से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सुडेशन हो जाएगा फ्लूइड का. दिस विल ऑल्सो लीड टू दी डायरिया. नाउ हाउ टू मैनेज दिस डायरियल कंडीशन? For the management, or you can say principle of the management of diarrhea include treatment of fluid depletion and acidosis. Means डायरियल कंडीशन है, डायरिया में क्या हो रहा है, जो फ्लूइड है, फ्लूइड एक्सेसिवली लॉस हो रहा है बॉडी से, है ना. और एक एसिडोसिस कंडीशन आ जाएगी, जब फ्लूइड लॉस होगा तो एसिडोसिस हो जाएगा. तो हमें सबसे पहले तो फ्लूइड डिप्लीशन और इस एसिडोसिस को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिएंट्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, सब कुछ लॉस हो रहा है, वाटरी फ्लूइड के थ्रू सब कुछ लॉस हो रहा है, तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन भी एक मेंटेन करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट आते हैं ड्रग थेरेपी पे, कि अगर ये चीज़ें ना हो तो हम अपना ड्रग थेरेपी यूज़ करेंगे. अब जो फ्लूइड लॉस हुआ है उस फ्लूइड लॉस को मैनेज करने के लिए वी ट्रीट द पेशेंट विद रीहाइड्रेशन थेरेपी. सबको पता है रीहाइड्रेशन थेरेपी में क्या होता है. जो रीहाइड्रेशन थेरेपी है उसमें हम आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको हम इंजेक्ट करते हैं, इधर ओरल रूट्स के थ्रू देते हैं. तो रीहाइड्रेशन थेरेपी इज़ डन बाय 2 वे, दैट इज़ इंट्रावीनस रीहाइड्रेशन और ओरल रीहाइड्रेशन. अब आईवी रीहाइड्रेशन कब होगा, इंट्रावीनस रूट से हम रीहाइड्रेशन थेरेपी कब देंगे, जब फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में होगा. तब हमें नेसेसरी होगा कि जो रिस्पॉन्स आए वो बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, कि जो फ्लूइड डिप्लीट हो रहा है, एक्सेसिवली फ्लूइड डिप्लीशन हो रहा है, तो वहाँ पे हमें जो आपका ट्रीटमेंट देना है वो बहुत ज़्यादा फास्ट वे में देना होगा. तो रीहाइड्रेशन थेरेपी हम उन पेशेंट्स में जहाँ पे फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा सीवियर है उनमें हम आईवी रीहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं. आईवी रीहाइड्रेशन थेरेपी मीन्स हम क्या दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं जहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जिनमें प्रेजेंट होंगे, लाइक सोडियम क्लोराइड, KCl, NaHCO3. ये आपकी इनकी कॉम्पोजिशन रहेगी, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन है, ये फॉर्मूला है कि कितना कितना कॉम्पोजिशन होना चाहिए आईवी फ्लूइड में जो रिहाइड्रेशन थेरेपी है उसका. जो ये कॉम्पोजिशन दी गई यहाँ पे, NaCl इज़ 5 ग्राम, KCl इज़ 1 ग्राम एंड NaHCO3 इज़ 4 ग्राम in 1 liter of water or 5% of glucose solution.
मैं मिक्स करके इसको हम IV रूट के थ्रू डायरियल पेशेंट्स को दे देंगे। नेक्स्ट इज ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ORS सबने सुना होगा। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में हम क्या देते हैं? ORS देते हैं। इन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इट इज़ गिवन व्हेन फ्लूइड लॉस इज माइल्ड और मॉडरेट। जब फ्लूइड लॉस जो होगा वो माइल्ड होगा तो उस कंडीशन में हम ORS देते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग जो कॉम्पोजिशन है ORS की वो ये है, ठीक है। ये पूरा NaCl, KCl, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर में ये सब इतनी क्वांटिटी में मिक्स करने हैं एंड उसको ओरल रूट से देना होगा। ये कॉम्पोजिशन जो दी गई है, जो ये फॉर्मूला दिया गया है, ये किसने दिया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रग थेरेपी पे। अब अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो वहाँ पे हमें ड्रग थेरेपी से भी मैनेजमेंट करना होता है डायरिया का। तो ड्रग थेरेपी में हम एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देते हैं बिकॉज डायरिया इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम माइक्रोब्स। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हम देंगे। प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं। अब इन्फ्लामेशन हो रही है, जब हमने बोला था कि डायरिया हो कैसे रहा है, तो इन्फ्लामेशन इज ऑल्सो द रीज़न फॉर द डायरिया। तो ड्रग फॉर द इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, हम अगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ हो जाए डायरिया के साथ तो हमें ये ड्रग्स भी देनी पड़ेगी। एंड नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे हम ट्रीटमेंट के लिए। वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। एंटी माइक्रोबियल इन डायरिया। डायरिया को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ पे जो वाटरी फ्लूइड है वो अबंडेंटली बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस हो रहा है, ठीक है, और उसमें जो आपका म्यूकस और ब्लड है उसकी क्वांटिटी नहीं है, म्यूकस और ब्लड कम है। दिस टाइप ऑफ डायरिया इज कॉज्ड बाय कोलेरा और साल्मोनेला, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? स्लाइटली लूज स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ स्टूल्स। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? वाटरी डायरिया है। बट सेकंड कंडीशन, सेकंड कैटेगरी में क्या है? स्मॉलर स्टूल्स फॉर्म हो रहे हैं। स्लाइटली लूज डायरिया है एंड स्मॉलर वॉल्यूम के स्टूल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट इसमें क्या आ रहा है साथ के साथ में? म्यूकस एंड ब्लड भी प्रेजेंट है। माइल्ड डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन एंड नो वॉमिटिंग, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ये है। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय लाइक शिगेला, साल्मोनेला टाइफी और एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका। दीज आर द कॉजेटिव एजेंट फॉर दिस सेकेंड कैटेगरी ऑफ डायरिया। अब ये क्या हो रहे हैं? ये माइक्रोब्स इन्वॉल्व है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ डायरिया। तो इनको ट्रीट करने के लिए, इस टाइप के डायरिया को ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। फॉर एग्जांपल जो एंटाअमीबा हिस्टोलिटिका के साथ क्या होता है? अमीबोइक डायसेंट्री होती है, उसमें जो हम ड्रग देते हैं उसमें यूज़ करते हैं मेट्रोनिडाजोल। ट्रेवेलर डायरिया में हम ड्रग्स यूज़ करते हैं कॉट्रीमोक्साजोल, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड डॉक्सासाइक्लिन। ये क्या करेगी? इनका जो एक्टिविटी रहेगा वो कैसी एक्टिविटी रहेगी? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स यूज्ड इन डायरिया। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो हमारा गट माइक्रोबियल फ्लोरा और फौना होता है उसको ये हेल्दी बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें प्रोबायोटिक्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब डायरिया में क्या हो रहा है? जो ये फ्लोरा एंड फौना है इसमें इम्बैलेंस आ गया है, तो उस इम्बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हमें प्रोबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं। जो ये प्रोबायोटिक्स जब हम देंगे तो ये क्या करेगी? जो माइक्रोबियल गट का फ्लोरा एंड फौना है जिसमें इम्बैलेंस आया है उसको फिर से रिकॉलोनाइज करेगी, उसको फिर से रीजनरेट करेगी एंड अल्टीमेटली हेल्प्स इन दी रिस्टोरेशन ऑफ इम्बैलेंस ऑफ दिस माइक्रोबियल फ्लोरा एंड फौना। एग्जाम्पल इज लेक्टोबैसिलस। घर में बोलते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा किसी को इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है एंड स्टमक पेन हो रहा है तो क्या बोलते हैं कि दही खा लो। दही में क्या होता है? ये लेक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। दिस इज़ अ गुड बैक्टीरिया होता है। इनका काम क्या होगा? जो माइक्रोबियल फ्लोरा और फौना है गट में उसको ये क्या करते हैं? उसको रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो जो पेन हो रहा है वो पेन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स। These drugs are grouped under absorbents and adsorbents, anti-secretory drugs and anti-motility drugs. Absorbents क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो आपका वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएंगे और एक बल्की सब्सटेंस की फॉर्मेशन करेंगे। Those agents are known as absorbents.
These agents leads to the modification in the frequency and consistency of stools. अब डायरिया में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो रहा है. जो ये एब्जॉर्बेंस होंगे ये क्या करेंगे, जो आपका स्टूल फॉर्म हो रहे हैं उनमें जो एक्सेस वाटर की का अमाउंट है उसको एब्जॉर्ब कर देंगे. एंड जो स्टूल फॉर्म होगा उसकी जो कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी है उसको ये एब्जॉर्बेंट्स मॉडिफाई करेंगे. दैट विल लीड टू द इम्प्रूवमेंट in the stool formation, but there is no reduction in the water and electrolyte loss. जो water and electrolyte loss होगा उसको ये रिड्यूस नहीं करेंगे, बट ये क्या कर रहे हैं, जो स्टूल मॉडिफिकेशन, स्टूल की फॉर्मेशन हो रही है उसकी कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी को ये ड्रग्स मॉडिफाई करेगी. एग्जाम्पल इज स्पेगुला, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज. हमने पढ़े हैं ये पर्गेटिव लेग्जेटिव्स हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़े थे बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो स्टूल है वहाँ पे जो स्टूल्स फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये क्या करेंगे, थोड़ा सा कंसिस्टेंस बनाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई करेंगे. नेक्स्ट इज एड्सॉर्बेंट्स. एड्सॉर्बेंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस which will absorb the noxious substances like toxins in the gut and coat or protect the mucosa. एड्सॉर्बेंट्स का क्या काम होगा, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जब इनको एडमिनिस्टर करेंगे ये टॉक्सिन्स को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेते हैं और म्यूकस लाइनिंग को ये प्रोटेक्ट करेंगे. एग्जाम्पल इज केओलिन एंड पैक्टिन. नेक्स्ट इज एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स, जो सिक्रीशंस को रिड्यूस करेगी उनको बोलेंगे एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स. एग्जाम्पल्स इज रेसिकाडोट्रिल, बिस्मिथ सबसेलिसेट एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स लाइक एट्रोपिन. हमने पढ़ा है इनकी क्या एक्टिविटी रहती है, ये सिक्रीशंस को रिड्यूस करते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज ऑक्टीरियोटाइड एंड ओपियोइड्स. दीज ऑल आर एंटी सिक्रीटरी ड्रग्स. नेक्स्ट इज एंटी मोटेलिटी ड्रग्स. नाम से पता लग रहा है मोटेलिटी मीन्स मूवमेंट. दीज ड्रग्स इनहिबिट द प्रोपल्सिव मूवमेंट्स एंड intestinal secretion and enhance the absorption. ठीक है, मोटेलिटी मीन्स मूवमेंट को रिड्यूस कर रही है, जो प्रोपल्सिव मूवमेंट्स हो रहे हैं उनको रिड्यूस करेगी, जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हाई हो रहे हैं उनको ये रिड्यूस करेगी एंड एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी. ये इन ड्रग्स के काम होंगे. इट प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन दी डायरिया. अब जो इनका एक्शन रहता है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका शो होता है थ्रू म्यूओपॉइड रिसेप्टर्स. ये ड्रग्स क्या करेंगे, डेल्टा रिसेप्टर पे अगर जाके बाइंड करेंगे, ये भी क्या है, डेल्टा और म्यू रिसेप्टर्स दोनों के दोनों ओपॉइड रिसेप्टर्स है. जब ये ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं किसी पर्सन में, ये जाके डेल्टा रिसेप्टर पे बाइंड करती है. बाइंड करने के बाद दीज ड्रग्स विल लीड टू दी प्रमोशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन. एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी, इनहिबिशन को, सिक्रीशन को रिड्यूस करेगी, इनहिबिट करेगी. अगर ये इनहिबिट हो गया, एब्जॉर्प्शन एनहेंस हो गया, तो मीन्स जो वाटर लॉस हो रहा है वो नहीं होगा. नेक्स्ट, जब म्यू रिसेप्टर्स पे ये ड्रग्स बाइंड करती है, दीज ड्रग्स लीड टू दी एनहेंसमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज इन द प्रोपल्सिव मूवमेंट्स. म्यू रिसेप्टर्स के थ्रू इनकी एक्टिविटी आ रही है. जो एंटी मोटेलिटी एक्टिविटी है ड्रग्स की, वो किसके थ्रू आएगी, म्यू रिसेप्टर्स के थ्रू. अल्टीमेटली दोनों रिसेप्टर्स के थ्रू ये ड्रग्स क्या काम कर रही है, दीज ड्रग्स इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू द ल्यूमिनल ट्रांजिट एंड अलाउ मोर टाइम फॉर द एब्जॉर्प्शन. मीन्स जो ट्रांजिट रेट है, जो रेजिस्टेंस है, उसको ये इंक्रीज कर रही है. जितना ज़्यादा टाइम इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए. तो ये इनका काम है. जब प्रोपल्शन प्रॉपरली नहीं होगा, प्रोपल्सिव मूवमेंट चाहिए होती है ना, जीआईटी में कोई भी चीज़ ट्रेवल कर रही है, कंटेंट ट्रेवल कर रहा है, वो कब ट्रेवल करेगा, जब उसमें प्रोपल्सिव मूवमेंट्स होगी. अगर ये प्रोपल्सिव मूवमेंट्स ही इनहिबिट हो जाएगी तो क्या होगा, जो कंटेंट है वो धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, तो उसको टाइम मिल जाएगा कि जो ये एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशंस है, सिक्रीशन इनहिबिट हो जाए और एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए. अल्टीमेटली ये क्या काम करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे एब्जॉर्प्शन के लिए एंड डायरिया को ट्रीट करने में हेल्प करेंगे. ड्रग्स इंक्लूड कोडीन, डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोपेरामाइड. दिस इज ऑल अबाउट दी एंटी डायरियल ड्रग्स. नेक्स्ट, सम
डेफिनेशंस है, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, लाइक कार्मिनेटिव्स। कार्मिनेटिव्स कौन से एजेंट होते हैं? ये ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं व्हेन दे आर एडमिनिस्टर्ड इन अ पर्सन, दीज लीड टू द एक्सपेल ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, ये जो गैस फॉर्म हो रही है स्टमक में, इंटेस्टाइन में, उसको ये एक्सपेल आउट करते हैं बॉडी से। जो कार्मिनेटिव्स होते हैं, दीज आर एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल। नेचर कैसा होता है इनका? ये एरोमेटिक वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं। अपना वर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होगा? सबसे पहले तो ये थोड़े से इरिटेटेड सब्सटेंसेस होते हैं एंड इंक्रीज करते हैं जीआईटी मोटिलिटी को। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मूवमेंट्स हैं उनको ये एनहेंस करेंगे एंड स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे। जब स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे तो जो आपका गैस है वो इजीली एक्सपेल आउट हो जाएगा बॉडी से। दीज एजेंट्स प्रोड्यूस फीलिंग ऑफ वार्मथ इन दी स्टमक। प्रिपरेशन किस फॉर्म में ये आते हैं? फूड, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स आर यूज्ड एज कार्मिनेटिव्स। सबको पता है कार्डेमम, जिंजर, फैनल, इसोफिटिडा, सिनामन, ये सारी चीज़ें हम एज एन कार्मिनेटिव यूज़ करते हैं। और जो थेरापेटिक डोजेज आता है इनका किस फॉर्म में आता है? टिंक्चर की फॉर्म में, टिंक्चर ऑफ कार्डेमम एंड टिंक्चर ऑफ जिंजीबेरेज्म, दैट इज जिंजर। साइड इफ़ेक्ट्स, जो आपका कोई पर्सन है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर या फिर बिलियरी ट्रैक्ट डिजीज़ है, उनमें ये क्या करते हैं, आपका जो डिस्पेप्सिया कॉज करते हैं, मीन्स माइल्ड इरिटेशन होगी। जो अपर गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वहाँ पे ये माइल्ड इरिटेशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज डाइजेस्टेंस। Digestins are also pharmacological agents which when administered these promote the process of digestion in GIT। इनका काम क्या होगा? डाइजेस्टेंट, नाम से पता लग रहा है, मीन्स जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको ये ड्रग्स प्रमोट करेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक जो है, हमारा स्टमक ह्यूमन बीइंग में स्टमक में भी रिलीज हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है फूड की डाइजेशन में। तो जो आपका डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है IP 10% वॉल्यूम बाय वेट HCl, ये इसकी प्रिपरेशन आती है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एन डाइजेस्टेंट। नेक्स्ट इज पेप्सिन। Pepsin is also an proteolytic enzyme which helps in the digestion of the food and it is obtained from the fresh stomach of the hog and it is administered orally। ये नॉर्मली भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट इनको हम सिंथेटिकली भी प्रिपेयर करते हैं एंड ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है? स्टमक ऑफ दी हॉग। और जो एडमिनिस्टर्ड डोज है ओरली देते हैं 0.5 to 1 ग्राम डोज की फॉर्म में। Next is renin. Renin is also an enzyme that is useful for the digestion of the milk curdling enzyme है ये, और ये जो मिल्क प्रोटीन होती है उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काफ्स स्टमक। देन पेनक्रियाटिन। Pancreatin is also an enzyme that contain amylase, lipase and trypsin. It is obtained from the hog or ox pancreas। हमारे पेनक्रिया में भी होता है ना, जब डाइजेशन हो रही है, हम कुछ फूड ले रहे हैं तो ये एंजाइम्स ऑलरेडी हमारे जीआईटी में प्रेजेंट होते हैं। इन एंजाइम्स के थ्रू ही हमारा जो फूड है वो डाइजेशन में डाइजेस्ट हो रहा है। अगर फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी तो हम इनको आपका बाहर से भी अपने लिए एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बाइल सॉल्ट एंड बाइल एसिड। Bile salt increase the flow as well as the concentration of bile and it is available in the form of tablet, ox bile extract tablet and dihydrochloric acid tablets। ठीक है, ये इस फॉर्म में आता है। देन इनका काम क्या होगा? इनका अल्टीमेटली काम क्या है? फूड की डाइजेशन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। अब हमें कब चाहिए होंगे? जब हमारी बॉडी में मीन्स प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है, फूड की डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तब हम इनको एडमिनिस्टर करेंगे कि जो फूड डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो। दिस इज ऑल अबाउट द डाइजेस्टेंट्स एंड कार्मिनेटिव एजेंट्स। नेक्स्ट इज बिटर्स। बिटर्स क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं स्टोमक एक्स,
मीन्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे टेस्ट बड को स्टिमुलेट करते हैं एंड एपेटाइट को एनहेंस करते हैं। खाने में नींबू खाते हैं तो खाना ज़्यादा खाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक एपेटाइज़र की तरह वर्क करता है, स्टोमैकिक है एंड टेस्ट बड को स्टिमुलेट कर देता है। जब टेस्ट बड स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन जाएगा वेगस को एक्शन जाएगा और जो गैस्ट्रिक जूस है उनकी सिक्रीशन होना शुरू हो जाएगी। These are used to stimulate or restore the appetite. Bitters are present in two forms like simple and aromatic bitters. जो simple bitter होते हैं इनकी preparation में alkaloids present होते हैं और जो aromatic bitters होते हैं यहाँ पे volatile oils present रहते हैं। Examples क्या है? Simple bitters include strychnine, quinine, gentian and tincture of nux vomica. These are also used as an simple bitters. And aromatic bitters consist tincture of orange and lemon. These are aromatic bitters. और bitters क्या होते हैं? Stomachic, जो appetite को enhance करते हैं, उनको हम बोलेंगे bitters. ओके, अगर इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो हम वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।